नमस्कार मित्रों, मछुआरे उपन्यास का 7वां अध्याय। समुद्र तट पर लोग प्रतीक्षा में ही दिन काट रहे थे। रात के भोजन में मरचीनी और कंजी लेते समय हर एक घर में लोग समुद्र माता को स्मरण करके यह प्रश्न करते कि हे समुद्र माता, एक मुट्ठी अन्न खाने का अवसर फिर कब मिलेगा। उसका उत्तर भी वे स्वयं देते थे, चाकरा के साथ। उन्हें लग रहा था कि एक मुट्ठी अन्न खाए जमाना बीत गया। चाय वाले जब चाय उधार देने से इनकार करते तब मछुआरे कहते थे कि अरे चाकरा आएगा जी। घरों में औरतों के कपड़े गंदे होकर फटने लगे और उनमें पैबंद लगने लगे, तब भी लोग यही कहते, चाकरा आने दो, मलमल और महीन कपड़े सब खरीदेंगे। उस समय सब इच्छाओं और आवश्यकताओं की पूर्ति हो जाती है। करतम्मा के मन में भी एक अभिलाषा थी, जिसको उसने अपनी माँ से कहा। चाकरा के समय किसी भी तरह कुछ पैसा कमाना चाहिए, उसके अलावा बप्पा की कमाई से भी कुछ पैसा लेना चाहिए। ऐसा करके परी का कर्जा चुका देना चाहिए। चक्की ने भी कुछ कमाना चाहा, लेकिन उसका उद्देश्य कुछ दूसरा ही था। वह चाहती थी कि कमाकर कुछ सोना खरीदे। करतम्मा ने कहा, मुझे सोने वोने की ज़रूरत नहीं है, वह कर्जा चुका दिया जाए, यही बहुत है। चक्की ने पूछा, बेटी, उस कर्जे को चुकाने की जिम्मेदारी बाप की ही है ना? बप्पा नहीं चुकाएंगे। चक्की ने हुंकारी भरकर सहमति प्रकट की। करतम्मा हिसाब लगाने लगी। पंचमी का अपना अलग कार्यक्रम था, वह ऊपा बटोरेगी। बप्पा ने एक एक टोकरी मछली देने का वादा भी किया था। परी ने भी कुछ तय किया। अब्दुल्ला ने घर और ज़मीन सेठ के पास रहन रख दी। उसके आधार पर वह 2000 रुपये तक खर्च के लिए ले सकता था। उसने निश्चय किया कि उस साल होशियारी से चाकरा व्यापार चलाएगा और कर्जा चुकाकर बहन की शादी भी करा देगा। अच्छन ने निश्चय किया कि इसी चाकरे में उसे भी एक नाव का मालिक बनना है। समुद्र का पोला और अकाल बिल्कुल अप्रतीक्षित था। उस समय खूब फाका कशी रही। अच्छन औसिफ के पास गया और एक नाव तथा जाल खरीदने की बात उठाई। उसके लिए चाहे जैसे भी व्यवस्था करनी पड़े, वह तैयार था। उसने कहा, मैं भी एक नाव की पतवार पर चढ़कर समुद्र में जाना चाहता हूँ। मेरी भी स्त्री समुद्र तट पर आकर खड़ी खड़ी देखा करेगी। औसिफ ने पूछा, हाथ में कितना है अच्छा? अच्छन ने कहा, कुछ नहीं। तब कैसा होगा? आखिर औसिफ ने एक सुझाव दिया, चाकरा की कमाई जमा करनी चाहिए, चाकरा के बाद नाव खरीदना, जो रकम घटेगी वह दे देगा। लेकिन एक बात है, नाव और जाल मेरे ही नाम खरीदना होगा। तुम्हें सिर्फ हिस्सा मिलेगा, पतवार का हिस्सा भी तुम्हें मिलेगा। अच्छा तो यह होगा कि चाकरा में जो कुछ मिले मेरे ही पास जमा करते जाओ, मैं हिफाजत से रखूंगा। अच्छन सहमत हो गया। ऐसा ही वहाँ हुआ करता था। घर पहुंचकर उसने नल्लम्मा को सब बातें कह सुनाई और कहा, पूरब में बिक्री से तुम्हें जो मिले उसे भी मुझे दे दिया करना। ऐसा क्यों? तुम अपना हिस्सा भी मेरे पास जमा करना, नल्लम्मा ने कहा। जा निकम्मी कहीं की, दोनों का हिस्सा औसिफ के यहाँ जमा करना है। नल्लम्मा को इस पर पूरा विश्वास नहीं हुआ। उसने पूछा, मालूम है चेम्पन भाई ने कैसे नाव और जाल खरीदा? वह अपनी कमाई का पूरा पैसा चक्की को सौंपता जाता था। अंत में औसिफ के पास जमा कराने पर दोनों सहमत हो गए। अच्छन ने सबसे कहा कि वह भी नाव और जाल खरीदने जा रहा है। इस तरह की प्रतीक्षा के बीच ही वर्षा का आरंभ हो गया। समुद्र में उत्तुंग तरंगों का दृश्य उपस्थित हो गया। बाद में पानी के खिंचाव से जान पड़ा कि चाकरा वहीं होगा। वहां के मल्लाहों के चेहरे पर आशा और उमंग का भाव खिल उठा। समुद्र तट शीघ्र ही उत्तर से दक्षिण तक एक बड़े शहर का रूप धारण कर लेगा। दोनों तरफ झोपड़ियां खड़ी करनी शुरू कर दी गईं। चाय की दुकानें, कपड़े, दर्जी, सोने चांदी, सब तरह की दुकानें सज गईं। इस साल एक डायनमा लगाकर बिजली की बत्ती का इंतजाम करने की भी खबर थी। समुद्र में दूसरी बार तरंगें उठी। पानी खूब मथा गया। सब लोग आनंद से उछल पड़े। सबों के हृदय में इच्छाओं की कलियां अंकुरित होने लगीं। इस उथल पुथल के बाद पानी जब शांत हो जाएगा तब लोगों की समृद्धि का उदय होगा। समुद्र शांत हो गया। दूर दूर से नावें आने लगी। बरसात का मौसम था, आंधी पानी का भी जोर था, फिर भी समुद्र एकदम एक तालाब जैसा शांत था। चेम्पन की नाव पर काम करने वाले सब के सब होशियार थे। उसने उन्हें और भी निपुण बना दिया था।
चेम्पन पतवार पर जाकर खड़ा हो गया और उसने एक गौरव के साथ नाव को चला दिया। वह एक सुंदर दृश्य था। पहले दिन मछली कम ही मिली। पानी की स्थिरता देखकर मछलियों ने आना अभी शुरू ही किया था। दूसरे दिन भी सब नावें समुद्र में गईं। चेम्पन को अधिक मछलियां मिली। अच्छन का ख्याल था कि चेम्पन सबसे पहले मछली मारने निकल गया, इसीलिए उसे अधिक मिली। रामन मूपन का ख्याल इससे भिन्न था। उसने कहा, वह पल्लीकुन्नम का भाग्य ही है जो मोल लाया है। सबकी इच्छा थी कि चेम्पन के बराबर नहीं तो कम से कम उसके लगभग तो मिलना ही चाहिए। वास्तव में चेम्पन से सबको एक प्रेरणा प्राप्त हुई। अच्छन ने अपने साथियों को ठीक किया, सब याद रखो, जोर से आवाज देकर सबको बुलाने की जरूरत नहीं होनी चाहिए। अरे, हमें भी एक निश्चय करना चाहिए। सबने निश्चय किया कि वह भी देखेंगे कि चेम्पन के बराबर बटोर ला सकेंगे या नहीं। लोग पहले की अपेक्षा सवेरे ही समुद्र तट पर इकट्ठे हो गए। फिर भी कुछ एक को आवाज देकर ही बुलाना पड़ा। चाय की दुकानों में भी पहले ही बिक्री हो गई। दूसरों की स्पर्धा के बारे में चेम्पन को कुछ मालूम नहीं था। उस दिन उसकी नाव बाद में गई। समुद्र में नावों की चाल देखकर ऐसा लगा कि उस दिन खूब मछली मिलेगी। थोक माल लेने वाले और दूसरे व्यापारी सब तट पर इकट्ठे हो गए। परी जरा चिंतित दिख रहा था। वह किसी की प्रतीक्षा में था। हाथ में पैसा कम था। सेठ जी के मैनेजर ने पैसे लाकर देने की बात कही थी, लेकिन वह आया नहीं था। परी उसी की प्रतीक्षा कर रहा था। सब तरह से कमाने का अवसर था। समुद्र में बटोर बहुत अच्छा था। दिन भी साफ और धूपदार था। झींगा उसनी जाए तो अच्छी तरह सूख जाएगी। उस दिन आदमी कुछ कमा सकता था। समय बीतता गया। सेठ का मैनेजर पांचू पिल्लई नहीं आया। परी डरा कि उसके लिए चाकरा की शुरुआत ही बिगड़ रही है। सब नावें तट की ओर मुड़ी। परी की घबराहट बढ़ने लगी। बाकी सब लोग पैसे लेकर खड़े थे। तट पर से हर्षनाद बुलंद हो उठा। होटलों में भोजन परसने की तैयारी शुरू हुई। नाव किनारे पर लगते ही सब भीड़ लगाने लगेंगे। डेरे में लोग कंटर चूल्हों पर रखने लगे। 1 मिनट भी बर्बाद नहीं करना था। परी के मजदूर भी काम के लिए तैयार हो गए। सबके आगे चेम्पन की नाव थी। रोज की तरह वह उछलती हुई आ रही थी। कादरी ने कहा, उसकी नाव से जीतने की बात सोचना ही व्यर्थ है। मोइदीन ने उसका समर्थन किया। एक बूढ़े मल्लाह ने अपनी राय प्रकट की, पतवार पर खुद मालिक ही जो है। नाव किनारे लगी। नाव पर झींगा मछली थी। कहीं जगह खाली नहीं थी। परी अपने को भूलकर चेम्पन के पास दौड़ गया। पहले का अनुभव वह भूल गया था। उस समय कोई भी भूल सकता था। परी ने प्रार्थना के स्वर में कहा, चेम्पन कंजे, माल मुझे दो। चेम्पन ने निर्दयतापूर्वक उसकी ओर देखा और पूछा, पास में पैसा है? नहीं है तो जाओ। नाव किनारे लगने पर मल्लाह का स्वभाव ही ऐसा हो जाता है। परी के कुछ जवाब में कहने के पहले ही कादरी वहां पहुंच गया। परी यह समझकर कि चेम्पन की नाव की मछली नहीं मिलेगी, दूसरी नावों की तरफ दौड़ा। उस रोज भी पहले की तरह चेम्पन ने ही मछली का भाव तय किया। उस दिन खूब मछली मिली थी। चेम्पन का बटोर सबसे ज्यादा था। परी ने किसी दूसरे की नाव से 1/3 माल मोल लिया। उसके पास उतना ही रुपए था। खर्च काट कर नाव वालों को हिस्सा दिया गया। तब चेम्पन को एक ख्याल आया। उसने पूछा, आज समुद्र की कमाई देखो, कैसी धूप है और कैसा प्रकाश है। कमाने का अच्छा दिन है, दाम भी अच्छा मिला है। उसके कहने का मतलब नाव पर काम करने वालों ने नहीं समझा। तब चेम्पन ने आगे कहा, अरे गधे सब, मौका जब मिलता है तब उसका पूरा फायदा उठाना चाहिए। पैसा कमाने का यही समय है ना। खाना खाकर तैयार हो जाओ, एक और बटोर के लिए मैं जाने को तैयार हूं। पास में खड़ा अच्छन सुन रहा था। चेम्पन ने उससे तो कहा नहीं था, फिर भी वह बोल उठा, सुनने पर जवाब दिए बिना मैं नहीं रह सकता। पैसा मिलेगा यह सोचकर समुद्र ही खाली कर दोगे क्या? इतना ही नहीं, एक ही दिन में 2 बार मछली मारने के लिए जाने का काम इसके पहले कभी नहीं हुआ था। ऐसा होना भी नहीं चाहिए। चेम्पन ने कहा, तुम ही लोग सोचो। समुद्र तट ऐश्वर्य से जगमगा रहा था। घरों के चारों तरफ सोना बिखरा हुआ जैसा लग रहा था।
उसनी हुई मछली सूखने के लिए पसार दी गई थी। उस दिन अच्चन खाना खाने के लिए होटल में नहीं गया, सीधा घर गया। कमाकर पैसा बचाने का निश्चय किया था। नल्लम्मा ने पूछा, आज बिना खाना खाए क्यों चले आए? अच्चन झुंझला गया, बोला, अरे तेरा कभी भला नहीं हो सकता, मैं कहे देता हूँ, तुझे कभी नाव और जाल नहीं मिल सकता। अच्चन वापस जाने लगा। अपनी गलती महसूस करते हुए नल्लम्मा ने कहा, सुबह जाते समय कहकर क्यों नहीं गए? अच्चन ने कहा, यह तो पहले ही कसम खाकर हम दोनों ने तय किया था ना। उसका कहना ठीक ही था। जब अच्चन आगे बढ़ा तब नल्लम्मा ने कहा, खाने का खर्च निकाल कर बाकी यहाँ दे जाया करो, मैं रखूँगी और सबको बाद में जमा किया जाएगा। अच्चन ने कुछ नोट और खरीज उसके सामने फेंक दी। खाना खाने के बाद चंपन तुरंत समुद्र तट पर चला आया। उसी दिन वह और पैसा कमाने का सपना देख रहा था। शाम को चेरियरिकल और त्रुक्कनपुरा आदि जगहों से नावें पहुंच गई। रात को घनघोर वर्षा हुई। दूसरे दिन प्रकाश होने के बाद ही नावें समुद्र में उतरी। खूब सवेरे ही नाव न निकालने के कारण चंपन काम करने वालों पर खूब बिगड़ा। उस दिन भी चंपन ही आगे था, लेकिन एक और नाव तेजी से आगे बढ़ रही थी। उसमें लोग दम तोड़कर डांड चला रहे थे। पतवार की जगह पर एक बहुत होशियार आदमी खड़ा होकर फुर्ती से नाव का संचालन कर रहा था। उसे देखकर लोग आश्चर्य करने लगे कि वह किसकी नाव है। पता लगा कि वह त्रिकनपुरा की नाव है और पतवार चालक का नाम है पलनी। वह कम ही उम्र का था। चंपन की नाव और पलनी की नाव बराबर बराबर रही। देखने से ऐसा लगता था कि आगे निकल जाने के लिए दोनों में होड़ लगी है। नावों के नाविक मानो जिद पकड़कर डांड चला रहे थे और दोनों नावों के पतवार चालक पूरी ताकत लगाकर नाव का संचालन कर रहे थे। बड़ा ही स्फूर्तिदायक दृश्य था। ऐसा संदेह होने लगा कि चंपन की नाव जरा पीछे पड़ रही है। ज्यादा मछली किसको मिलेगी नहीं कहा जा सकता था। जाल फेंकने और नाव घुमाने का दोनों का ढंग देखकर कुछ अनुमान करना मुश्किल था। लौटते समय भी दोनों में होड़ लगी। दोनों का अगला हिस्सा पास पास आ जाने पर मारपीट भी हो सकती थी। एक बार जब दोनों का अगला भाग आपस में टकरा गया तो सब डर गए। करुतम्मा ने पूछा, अम्मा, बाबू क्यों इस तरह हट कर रहे हैं? चक्की भी घबराई थी। मछली मारकर लौट आना है, इस तरह स्पर्धा क्यों होनी चाहिए? चंपन अब जवान तो नहीं है। नाव का अगला भाग टकरा जाए तो क्या न हो जाए। उस समय एक एक क्षण एक युग जैसा लगा। आखिर नावें किनारे पर लगीं। तट पर जोरों से हर्षनाद हुआ। किसी की ना हार हुई न किसी की जीत। दोनों बराबर रहीं। माल भी दोनों नावों में भरा था। दोनों नावें एक साथ किनारे पर लगीं। करतम्मा ने पलनी को गौर से देखा। वह सिर पर एक कपड़ा बांधे और हाथ में एक डांड लिए नाव से जमीन पर कूद कर खड़ा हो गया। वह एक बलिष्ठ युवक था। चंपन ने पलनी को गले लगाया और कहा, बेटा, तुम सचमुच समुद्र के वीर पुत्र हो। पलनी चुप रहा। उस दिन की बिक्री में पलनी को थोड़ा ज्यादा पैसा मिला। इस तरह चंपन की जरा सी हार हो गई। चंपन ने पलनी से पूछा, तुम्हारा नाम क्या है बेटा? वह बलिष्ठ काय युवक जरा संकोचशील था। चंपन के सामने खड़े उस युवक में नाव में खड़े उस पतवार चालक का कोई लक्षण नजर नहीं आता था। वह एक बच्चे जैसा लगता था। पता नहीं उस समय उसका गंभीर भाव कहाँ गायब हो गया था। उसने कहा, हाँ पलनी, तुम अपना काम जानते हो बेटा। मछुआ होकर जन्म लेने पर समुद्र में काम करने की कला मालूम होनी ही चाहिए। पलनी ने कुछ नहीं कहा। चंपन ने पूछा, बेटा, तुम्हारे बाप का नाम क्या है? बेलू, मर गया है। और माँ? वह भी मर गई है। घर में और कौन है? कोई नहीं। जरा आश्चर्य के साथ चंपन ने कहा, कोई नहीं? पलनी ने कुछ नहीं कहा। घर पहुंचने पर चक्की ने चंपन से पूछा, जवान होना चाहते हो सो तो ठीक है, लेकिन जवानी का यही मतलब है क्या? चंपन ने सुनकर भी अनसुना कर दी। उसके दिमाग में एक बात घुस गई थी। समुद्र में वह किस आत्मविस्मृति के साथ पतवार चालक का काम कर रहा था, उसके बारे में उसे चक्की से ज़रूर कुछ कहना था। लेकिन इस समय उसे पत्नी से एक दूसरी ही बात कहनी थी। उसने चक्की से धीरे धीरे बातें शुरू की। अरे,
उस नाव के पतवार वाले लड़के को तूने देखा? हाँ देखा तो, लड़का अच्छा और होशियार है ना। चक्की को भी लड़का बहुत पसंद आया। सिर्फ चक्की को ही नहीं, समुद्र तट पर सबको वह बहुत पसंद आया था। चक्की ने पूछा, क्या मतलब है? वह मिल जाए तो बड़ा अच्छा होगा। चक्की ने कुछ नहीं कहा। चैंपन ने आगे कहा, मैंने पूछा था, उसके घर में कोई नहीं है, लेकिन इससे क्या, एक दृष्टि से यह अच्छा ही है। चक्की ने कहा, तब उसे खाने के लिए बुलाया क्यों नहीं? वही तो मैं भूल गया। चक्की को खुशी हुई कि चैंपन ने लड़की के लिए वह एक लड़का पसंद किया है। इससे प्रकट है कि लड़की की शादी की बात उसे याद है। लड़का काबिल है, कोई भी उसे फंसा सकता था। चैंपन को यह डर हुआ। खाना खाने के बाद वह उठा और समुद्र तट पर चला गया। पलनी और उसके साथी नारियल के पेड़ की छाया में सोए थे। उस दिन उससे चैंपन की और कुछ बात नहीं हो सकी। दूसरे दिन भी समुद्र पर दौड़ लगी। चैंपन इस बार हार गया। मछली भी पलनी को ही अधिक मिली। चैंपन के नाव वालों में जिद्दीपन आ गया। करतम्मा ने कहा, उन लोगों को इस तट पर आकर हम ऐसा नहीं करने देंगे। बाबा की इच्छा हुई कि पलनी की नाव से भिड़ंत क्यों ना हो जाए, तब मारपीट भी हो जाएगी। चैंपन बीच में बोला, अरे कैसी बातें कर रही हो? एक तेज लड़के से भेंट हुई है, इतनी ईर्ष्या क्यों? उन लोगों को जीतना चाहते हो तो कोशिश करो। चैंपन के नाव वाले सोचने लगे कि बीच समुद्र में नहीं तो तट पर ही उन्हें नीचा दिखाया जाए, लेकिन बेलुत्ता ने इसका विरोध किया। उसने कहा, आज ये लोग हमारे तट पर आए हैं, हो सकता है कि कल हम उनके तट पर जाएं। फिर भी चैंपन के नाव वालों में कुछ न कुछ करने की इच्छा बलवती हो उठी। खूब कमाने का वह अवसर था। मुकदमा लड़ना पड़े तो लड़ा जाएगा, ऐसा उनका विचार था। चैंपन उनका यह विचार जान गया। यह उसकी अशांति का एक कारण हो गया। चैंपन की नाव पर काम करने वालों को ही नहीं, उस तट पर सबको उस नाव वालों से ईर्ष्या हो गई। लोगों ने कहा, ये अपने को इतना काबिल समझकर न जानने पाए। कुछ लोगों ने इस तरह के विचार का भी विरोध किया। 2-3 दिन के भीतर ही समुद्र तट पर मारपीट हो गई। मारपीट नाव में काम करने वालों के बीच हुई थी। 2-3 लोगों का सिर फूटा। उस दिन और अगले दिन भी उस घाट की कोई भी नाव समुद्र में नहीं गई। सबके सब छिप गए। पुलिस आई और कुछ लोगों को गिरफ्तार किया। घटवार ने बीच में पड़कर उनको छुड़ा लिया। वे सब एक एक करके घटवार से मिले और उसे नजराना दिया। बाद में एक चंदे का चिट्ठा निकाला गया और मामला खत्म कर दिया गया। पर नतीजा यह हुआ कि तब तक की कमाई भी खत्म हो गई। सिर्फ वेलायुधन घटवार से मिलने नहीं गया, वह घटवार की नज़र पर चढ़ गया। घटवार ने पुलिस से उसे पकड़वा दिया। 1 हफ्ता जेल में रहकर वह लौटा और उसने कहा, मैं घटवार को नहीं मानूंगा। चैंपन को 1 हफ्ते की कमाई का घाटा लग गया। खूब कमाने के उस मौसम में वह कितना बड़ा घाटा था। समुद्र में फिर काम शुरू हुआ। चक्की रोज चैंपन से पलनी को भोजन के लिए बुलाने की बात कहती। इसी बीच काम करने वाले एक दिन की छुट्टी लेकर त्रिकनपुरा गए। पलनी नहीं गया। चैंपन ने पलनी से पूछा, बेटा तुम क्यों नहीं गए? मैं कहाँ जाता। ठीक है, त्रिकनपुरा में उसका कोई नहीं था जिससे वह मिलने जाता। चैंपन ने पलनी को भोजन के लिए निमंत्रण दिया तो दोपहर का खाना खाने के लिए मेरे यहाँ आना। पलनी ने निमंत्रण स्वीकार किया। चैंपन के घर में एक बढ़िया भोज की तैयारी हुई। पलनी के घर की संतान न रहकर पूरे त्रिकनपुरा की संतान हो गया था। माँ बाप की उसे याद ही नहीं थी। वह कैसे पला, इसका कोई उत्तर नहीं था। बस वह पला। किसने पाला? किसी ने भी नहीं। उसके लिए किसी ने भी कष्ट नहीं उठाया। वह सिर्फ अपने लिए कमाता था। जब वह एक छोटा बच्चा था तभी नियति ने उसे समुद्र में जाल की रस्सी पकड़ने के लिए ला पटका था, जिसमें खतरनाक जाल जंतु भरे पड़े थे। उसके लिए चिंता करने वाला कोई नहीं था। जब वह बड़ा हुआ तब वह नाव पर जाने लगा और कमाने लगा। पैसा हाथ में आने पर इच्छानुसार खर्च भी किया। जब पैसा नहीं रहता था, कम रहता, तब उसी के मुताबिक गुजारा भी किया। क्या उसके मन में भी अभिलाषाएं थी? हो भी सकती थी। अभी तक किसी ने आग्रह नहीं किया था कि वह खाना खाए, उसका पेट भरे। न वह इस प्रकार का हक लेकर कहीं गया था। आज उसके लिए एक जगह खाना तैयार हुआ। वह प्रसन्नता से भरपेट खाए, इस विचार से आज एक औरत ने खाना परोसकर खिलाया। कैसी भावुकतापूर्ण अनुभूति थी। उसे कौन कौन तरकारी अच्छी लगी चक्की ने समझ लिया
और बार बार परोस कर खिलाया। कौन जाने पलनी के मन में यह संदेह उठा कि नहीं कि यह सब खातिरदारी क्यों हो रही है। चक्की ने पूछा, बेटा तुम्हारी क्या उम्र है? कौन जाने, उसे अपनी उम्र का पता नहीं था। चक्की की जिज्ञासा बढ़ी। अपनी उम्र ना मालूम रहने की बात अच्छी नहीं थी। तब तो आगे एक एक सवाल होशियारी से पूछना चाहिए। कौन जाने उसकी जात क्या थी, पर जान लेना तो ज़रूरी था। बेटा तुम कहाँ रहते हो? अब एक झोपड़ी है, उसी में। यहाँ जो कमाते हो उससे क्या करोगे? क्या करूँगा? खर्च करूँगा। एक माँ की तरह चक्की ने उपदेश दिया, बेटा तुम अकेले हो ना, इस तरह खर्च करोगे तो क्या होगा? 4 दिन कहीं बीमार पड़ गए तो क्या उपाय होगा? पलनी ने मानो इसका भी जवाब पहले से ही सोच रखा था। सिर्फ इतना बोला, ओ। यह बात उसे कितनी निस्सार लगी। उसका जीकर बड़ा होना ही एक आश्चर्य की बात थी। तब बड़ा होने पर बीमार पड़ने की बात ही कोई बड़ी बात हो सकती थी। चक्की बैठी देखती रही, मानो उसे अब कुछ और पूछना नहीं था। पलनी काफ़ी हट्टा कट्टा था, बुरा नहीं था। उसके बारे में दुखी या प्रसन्न होने वाला कोई नहीं था। इस तरह एकाकी उसका जीवन बीत रहा था। आज तक किसी ने उसके जीवन के बारे में कुछ सोचा नहीं था। चक्की ने एक माँ की आत्मीयता के साथ उससे पूछा, इस तरह जीवन बिताना काफ़ी है बेटा, और क्या चाहिए? तो उसके जीवन में कोई उद्देश्य नहीं है, यह ठीक है क्या? नहीं, यह भी नहीं कहा जा सकता था। जल्दी ही उसने जवाब दिया था और उसमें किसी तरह की हिचक नहीं थी। जीवन का कोई उद्देश्य बनाने की उसने कोशिश ही नहीं की। उसकी ज़रूरत भी किसी को नहीं थी। चक्की ने कहा, ऐसी उदासीनता ठीक नहीं है बेटा। पलनी ने कोई जवाब नहीं दिया। चक्की ने आगे कहा, बेटा तुम अकेले हो, काम भी कर सकते हो। यह सब बदल जाएगा, तुम्हारी तबीयत बिगड़ सकती है। इसके अलावा आदमी के लिए कुछ बातें ज़रूरी हैं। देखभाल के लिए एक साथी हो तो वह ज़रूरी है। बेटा तुम्हारे लिए खाना तैयार करके प्रतीक्षा में रखे रहने के लिए एक जगह हो, यानी घर हो, तो खुशी की ही बात होगी ना। पलनी चुप ही रहा। बेटा तुम्हें शादी कर लेनी चाहिए। हाँ सो तो ठीक ही है। तो शादी की बात मैं तय करूं? हाँ हाँ, क्यों नहीं। पलनी ने स्वीकृति दे दी। चक्की ने पूछा, लड़की कौन है यह जानना नहीं चाहते? कौन है? मेरी बेटी। पलनी ने यह भी स्वीकार कर लिया। बात यहाँ तक तय हो जाने पर भी चक्की के ख्याल में कुछ खामियां रह गई थी। यद्यपि अच्छे पहलू भी थे। पलनी का न घर था, न सगे संबंधी थे। ऐसे आदमी को बेटी दे देने के बाद अगर वह अविवेक का कोई काम करे तो क्या होगा? किससे कहा जाएगा? चंपन ने कहा, लेकिन लड़का बहुत अच्छा है। यदि कोई पूछे कि बेटी को कहाँ भेजा तो क्या उत्तर दिया जाएगा? वह घर बनाएगा। सबसे अधिक चक्की को दुखी बनाने वाली एक दूसरी ही बात थी। उसने पूछा, वह किस जाति का है? वह मनुष्य जाति का है, समुद्र में काम करने वाला है। हमारे संबंधी बिगड़ खड़े होंगे। बिगड़ा करें, तब हम अकेले पड़ जाएंगे। पढ़ने दो। चंपन ने दृढ़ निश्चय के साथ आगे कहा, मैं लड़की की शादी उसी से करूँगा।